आज हम आप लोगों को पुनर्योगज डीएनए तकनीक की क्रियाविधि को समझाएंगे, अर्थात मैकेनिज्म ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, अथवा इसी को प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है या एप्लीकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके स्टेप्स को समझ लेते हैं। तो पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, और दूसरा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और इसके बाद फिर यूज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और फिर ज्वाइनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए टू वेक्टर डीएनए या लाइगेज से उसको जोड़ेंगे, और फिर रिकम्बिनेंट डीएनए जो मिला यानी जो डीएनए बन गया वो रिकम्बिनेंट डीएनए बना, उसको पीसीआर आप कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल, जो डीएनए मिला है उसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और फिर प्रोसेस चलेगी, इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को डिटेल से अच्छे से समझ लेते हैं चित्र सहित। तो पहला पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इस स्टेप में वांछित डीएनए खंड अथवा वांछित जीन को अलग करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र पर होता है। जो डीएनए है ये कहाँ होता है? क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र पर पाया जाता है, और गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं या न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और ये जो केंद्रक है केंद्रक कोशिका में होता है। तो अब डीएनए को कोशिका से बाहर निकालने के लिए सेल वॉल अथवा कोशिका भित्ति को नष्ट करना पड़ेगा, यह सेल वॉल अथवा कोशिका भित्ति को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो कोशिका भित्ति नष्ट करने के लिए ऐसा एंजाइम डालना होगा, ऐसा बिगर डालना होगा जिससे भित्ति डिसॉल्व हो जाए या गल जाए। अब यदि बैक्टीरियल डीएनए निकाल रहे हैं, बैक्टीरिया से डीएनए निकाला जा रहा है, तो इसकी कोशिका भित्ति अथवा सेल वॉल को नष्ट करने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का यूज किया जाता है। और यदि फंगल सेल वॉल है, फंगल सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। यदि पादप कोशिका है तो सेल्यूलेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें सेलुलोज की पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए सेल्यूलेज एंजाइम का प्रयोग करके पादप कोशिका की वॉल को डिसॉल्व किया जाता है। तो इनमें से जो भी सेल है उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व करके डीएनए निकाल लिया जाएगा, और इसी डीएनए पर वो वांछित जीन उपस्थित होगा। तो अब इस डीएनए से जीन को अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए क्या करते हैं कि यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करेंगे। मतलब डीएनए मॉलिक्यूल से जीन को अलग करने के लिए आणविक कैंची अथवा मॉलिक्यूलर सीजर अथवा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे। यदि आप लोग आणविक कैंची अथवा मॉलिक्यूलर सीजर अथवा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो फुल अपलोडेड है, चित्र सहित समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो यह एंजाइम डीएनए को अलग अलग खंडों में तोड़ देता है, छोटे बड़े खंडों में काट देता है, अर्थात इस एंजाइम से डीएनए छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। अब इन्हीं खंडों में कहीं ना कहीं एक खंड उस जीन का होगा जो हमें चाहिए, यानी वांछित जीन का खंड भी इसी में होगा। मतलब जिस जीन को हमें निकालना है या निकालना चाहते हैं वो इन्हीं टुकड़ों में होगा। तो अब उस वांछित खंड को अलग करेंगे, जिसमें वो जीन है या जिसमें काम वाला जीन है उस खंड को अलग कर लेंगे, यानी सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। तो इसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हिंदी में इसे वैद्युत कण संचालन कहा जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हिंदी में वैद्युत कण संचालन कहते हैं और अंग्रेजी में इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है। यदि आप लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, चित्र सहित समझाया हुआ है, बिल्कुल सरल भाषा में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस करने पर डीएनए खंड साइज के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं,
यानी डीएनए खंड अपनी लंबाई के अनुसार अलग अलग बैंड के रूप में जेल पर आ जाते हैं। बैंड की तरह से जेल पर अलग अलग इकट्ठा हो जाते हैं और मॉलिक्यूलर प्रोब की सहायता से वांछित जीन अथवा डीएनए को पहचाना जाता है। अब जो वांछित डीएनए अथवा जीन मिला, इसको वेक्टर डीएनए के साथ क्लोनिंग किया जाता है, यानी ज्वाइनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए टू वेक्टर डीएनए विद लाइगेज एंजाइम। मतलब जो डीएनए हमें मिला है उसे अब वेक्टर डीएनए से जोड़ना है। यहीं पर आपको बता दें, यदि आप लोग क्लोनिंग पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब यदि वेक्टर की बात की जाए तो प्लाज्मिड वेक्टर का प्रयोग किया गया है। और प्लाज्मिड वेक्टर क्या है? तो बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है प्लाज्मिड, उस वेक्टर का प्रयोग किया गया है। और फॉरेन डीएनए क्या है अगर पूछा जाए तो वांछित डीएनए खंड को ही फॉरेन डीएनए खंड कहा जाता है। जो हमने खंड निकाला है, अभी जो जीन वांछित निकाला है उसी को फॉरेन डीएनए कहा जाता है, अथवा हिंदी में विजातीय डीएनए कहा जाता है। और इसको जिस डीएनए से जोड़ा जाता है उसे वाहक डीएनए या वेक्टर डीएनए कहा जाता है। यानी वांछित डीएनए को या फॉरेन डीएनए को जिस डीएनए से जोड़ते हैं उसे वाहक डीएनए अथवा वेक्टर डीएनए कहा जाता है, जो कि यहाँ पर प्लाज्मिड लिया गया है। देखिए, ये जो डीएनए मिला इसे प्लाज्मिड वाले डीएनए से जोड़ने के लिए प्लाज्मिड डीएनए को भी आइसोलेट करना पड़ेगा और आइसोलेट करके कट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा तो एक साथ जुड़ नहीं सकता है, इसलिए उसको भी कट की आवश्यकता होगी। अब प्लाज्मिड वेक्टर में फॉरेन डीएनए खंड को इंसर्ट करेंगे, यानी जोड़ेंगे जब कट वगैरह हो जाएगा। मतलब जो डीएनए खंड अथवा जो वांछित जीन खंड निकाला था उसे प्लाज्मिड वेक्टर में निवेशित कर दिया जाएगा, अर्थात अलग किए गए डीएनए खंड को क्लोनिंग वेक्टर के डीएनए से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से एक नया डीएनए प्राप्त हो जाता है, जिसे पुनर्योगज डीएनए अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। ये जो डीएनए प्राप्त हुआ इसे पुनर्योगज डीएनए अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब इसे फोटोकॉपी कर सकते हैं, मतलब इसी तरह की कई डीएनए बना सकते हैं। लेकिन कैसे? तो पीसीआर के माध्यम से। यदि आप लोग पीसीआर पर वीडियो देखना चाहते हैं, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में पीसीआर पर फुल वीडियो अपलोडेड है, चित्र सहित समझाया हुआ है। आप लोग जाकर के पीसीआर का वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो पीसीआर होता है ये एक तरीके की फोटोकॉपी की मशीन की तरीके का होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डीएनए की कई सारी कॉपीज बनाता है। इसी के द्वारा डीएनए की हम कई सारी कॉपी बना सकते हैं। और इसके बाद इंसर्टेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, यानी होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। यानी पुनर्योगज डीएनए का परपोषी जीवाणु कोशिका में उसको डाल दिया जाता है। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में चला गया या चला जाता है तो रेप्लिकेशन करके कई सारे क्लोन्स बनाता है और प्रोसेस चलती है। इस प्रकार डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के द्वारा प्रोडक्ट बन जाता है, तैयार हो जाता है। यानी इस प्रकार से मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरी हो जाती है। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।